करीबी दोस्त था शाओलिंग और उसके पति एक समय पर सबसे खुशहाल और प्यार करने वाला जोड़ा था जिसे मैंने देखा था। उनका मीठा रिश्ता यहाँ तक कि उन लोगों को भी यह विश्वास दिला सकता था कि इस दुनिया में सच्चा प्यार होता है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद वे प्यार के स्वर्ग से गिर गए। शाओलिंग का पति अचानक गायब हो गया। ये सब तब शुरू हुआ जब वे एक अजीब वृद्ध महिला से मिलने गए। शाओलिंग उसके बाद से शायद ही घर से बाहर निकली है। शाओलिंग समय के प्रति बहुत संवेदनशील और समय के प्रति जागरूक व्यक्ति है। उसकी बांह पर कुछ टैटू भी हैं। उसके घर के सामने की सजावट भी उसके स्टाइल जैसी है। बरामदे में कद्दू और खोपड़ी रखे हैं। खंभे पर काले रंग की विंड चाइम लटकी हुई है। दरवाजे के पास जमीन पर एक बहुत ही अनोखा डोरमैट रखा है जिस पर लिखा है कृपया आप यहाँ से जाएं। इससे यह भी जाहिर होता है कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं है और मैं उसके एकमात्र भरोसेमंद दोस्त के रूप में मैं खुद को बहुत खास महसूस करता हूँ। उसके अपने कुछ नियम हैं। रात 9:30 बजे के बाद किसी को भी वहां रुकने की अनुमति नहीं है। कमरे में प्रवेश करते ही जैसे ही मैं सोफे पर बैठा मुझे दालचीनी कुकीज की एक बहुत ही सुगंधित खुशबू आई। पता चला कि शाओलिन ने पहले से ही कई कुकीज बना ली थी। थोड़ी देर में वह एक बड़ा कटोरा पॉपकॉर्न और एक बड़ी बोतल सोडा ले आया। लगता है कि आज की मूवी नाइट के लिए उसने काफी तैयारी की है। हम ऐसे ही सोफे पर बैठे बैठे फिल्म देखते हुए खाने पीने लगे। एक फिल्म खत्म होने के बाद शाओलिन ऊपर गया दूसरी फिल्म लाने के लिए। चूंकि समय अभी भी जल्दी था मैं उठकर लिविंग रूम में घूमने लगा। आज शाओलिन का मूड अच्छा है। लगता है वो पिछले कुछ समय की बंदी और दबाव से बाहर आ चुका है। मैं बस इतना जानती हूँ कि एक दिन वे अचानक साथ हो गए थे। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उसका पति गायब हो गया। न ही मैंने सुना कि उनका तलाक हुआ या वे अलग हुए। बस उसके बाद से किसी ने उसका पति नहीं देखा। थोड़ी देर में शाओलिन नीचे आ गया और एक फिल्म डिस्क लेकर मुझसे पूछा कि क्या जुकैन बोबा देखने के लिए ठीक रहेगा। मैंने तो कोई भी फिल्म देखने में दिक्कत नहीं की। फिर फिल्म देखते देखते वह सोफे पर सो गया। मैंने उसे जगाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह मुश्किल से ही ठीक से आराम करता था। इसलिए मैं चुपके से उठकर रसोई में पानी पीने गई। इस दौरान मैंने समय पर ध्यान दिया। अभी रात के 9:15 हो रहे हैं। मुझे जाने की तैयारी करनी चाहिए लेकिन शाओलिन अभी भी सो रहा है। मैं इसी सोच में था कि जाने से पहले उसे जगाऊं या नहीं। तभी मैंने देखा कि रसोई की अलमारी पर एक प्लेट में दालचीनी वाले बिस्किट अभी भी रखे हुए हैं। मैंने खास तौर पर देखा कि शाओलिन अभी भी सोफे पर सो रहा था। मैं उसे जगाने से डर रहा था इसलिए हाथ धोते समय मैंने ज्यादा आवाज नहीं की। फिर भी उसे जगा दिया। लेकिन यह पानी की आवाज की वजह से नहीं था बल्कि मेरे तेज चिल्लाने की वजह से था क्योंकि मैंने हाथ धोते समय देखा कि वॉश बेसिन के सामने लगे आईने में एक डरावना चेहरा था। इसलिए मैं डरकर पीछे हट गई। शोर सुनते ही शाओलिन तुरंत रसोई में आकर घबराकर पूछने लगा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए क्योंकि मैंने अभी आईने में किसी की परछाई देखी है। कहीं कोई अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। वह अचानक हंसने लगा और कहा तुम फिल्म देखकर डर गई हो ना। खैर समय भी हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफी है। तुम भी घर जाओ। मुझे नहीं पता कि वह मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा या इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा। मैं उसे कहते हुए परेशान थी कि आज रात मैं नहीं जाऊंगा। मुझे चिंता है कि तुम अकेले सुरक्षित नहीं हो। लेकिन अचानक कोबायाशी गंभीर स्वर में मुझे बीच में ही रोकते हुए बोले मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी से वापस जाओ। तुम मेरे नियम जानते हो। अभी 9:30 होने वाले हैं। फिर से उस व्यक्ति की परछाई दिखाई दी। अब मैं और भी चिंतित हो गया। मैंने शाओलिन से कहा कि बेहतर होगा कि तुरंत पुलिस को बुलाएं। तुम देखो वह व्यक्ति वही है। मैंने अभी उसे देखा। तब छोटी ली ने मुड़कर देखा और उसने भी देखा। फिर बाहर से जोरों से दरवाजा पीटने की आवाज आई। पूरे घर में धमके की आवाज आई। वह तेजी से मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ी। मुझे लगा कि वह दरवाजे को बंद करने जा रही है ताकि बाहर की चीजें अंदर न आ जाएं, लेकिन असल में वह दरवाजे की आंख को ढकने जा रही थी ताकि मैं बाहर के व्यक्ति को न देख सकूं। इस अजीब हरकत ने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया। मैंने हैरान होकर उससे पूछा तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें वह बूढ़ी औरत याद है? महोदया, उसने कहा। फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहा वही बुजुर्ग महिला जिसे मैं और मेरे पति मिलने गए थे। इसके बाद उसने मुझे सारी बात बताई। शाओलिन और उनके पति दोनों ही बहुत व्यापक ज्ञान वाले लोग हैं और उनकी सोच भी बहुत खुली है। वे अक्सर साथ में विभिन्न प्रकार के शैक्षिक विषयों का अध्ययन करते हैं जिसमें विभिन्न धर्म, दूसरी संस्कृतियां, अद्भुत विज्ञान आदि शामिल हैं। बाद में एक मित्र ने उन्हें एक व्यक्ति से मिलवाया जो कि कहा जाता है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं और वह एक गंभीर सफेद बालों वाली वृद्धा थी। वे बहुत ही लेकिन उनकी हंसी बुजुर्ग महिला को क्रोधित कर गई। इस बुजुर्ग महिला ने उन पर विषमंत्र का प्रयोग किया। बुढ़िया के यहाँ से लौटने के बाद शाओलिन ने अपने पति से अलग हो गई। शाओलिन की कहानी सुनने के बाद मैं थोड़ी असमंजस में थी, जबकि शाओलिन अब भी उस याद में फंसी लग रही थी। मैंने उसे कई बार पुकारा, तब जाकर उसे होश आया। फिर मैंने जल्दी से उससे पूछा उस बुढ़िया ने आखिरकार तुम लोगों के साथ क्या किया? अंत में क्या हुआ? आपके पति को आखिर हुआ क्या? मेरे लगातार सवालों से शाओलिन बहुत परेशान हो गया। उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर आईं। शाओलिन के मेरे सवालों का जवाब देने से पहले दरवाजे के बाहर फिर से धड़धड़ाने की आवाज आई। उसका जोर इतना था कि पूरा घर कांपने लगा।
देखा कि शाओलिन अभी भी दरवाजे के पास खड़ा है। मैंने जल्दी से उसे अंदर बुलाया और दरवाजे से दूर किया। मैंने उसे एक तरफ धकेला और देखने के लिए झरोखे से बाहर झांका। बाहर एक भयानक हंसने की आवाज दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी गति आश्चर्यजनक थी। पास आने पर मैंने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, पूरा शरीर नग्न था और ऐसा लग रहा था कि छाती की हड्डियां त्वचा को भेद देंगी। उसने तीखे जानवरों जैसे नुकीले दांतों से दरवाजे को चीरना शुरू कर दिया। मैं डरकर तुरंत हट गया। बाहर वो चीज लगातार दरवाजा पीट रही थी। मैं एक और खड़े छोटे लीन को देख रहा था, जो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, मानो उसे पहले से ही सब पता हो। भगवान कैसे कहें, वो कभी मेरे सबसे प्यारे आदमी थे। मैं घबरा गई। उसने जो कहा उसे समझने की फिक्र नहीं की। जल्दी मत करो, उसे रोक लो। तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा मत खोलो। लेकिन उसने फिर भी दरवाजा खोला और बाहर चला गया। दरवाजा बंद किया। मैंने खिड़की से देखा कि उसने उस प्लेट की कुकीज उस जीव को खिला दी और उसके सिर को धीरे से सहलाने लगा और वह जीव उसके पैरों से ऐसे सटकर प्यार जाहिर करने लगा। कोबायाशी ने उसके माथे पर चूमा और उसने उसके सामने रखी सभी कुकीज खा ली। फिर अचानक मुड़कर दूर के जंगल में दौड़ गया। जब शाओलिन फिर से घर में आया तो मैं अविश्वास में उसे घूरता रहा। अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। असल में जब से उस डायन बुजुर्ग महिला पर मंत्र किया, तब से कोबायाशी का पति उसी तरह का एक राक्षस बन गया। तब से हर रात 9:30 पर राक्षस बने उसके पति घर लौट आते थे और कोबायाशी को सबकी नजरों से बचकर अपने पति को चुपचाप खाना खिलाना होता था। इस तरह से उसका यह नियम कि रात 9:30 के बाद घर में कोई बाहरी व्यक्ति न रहे समझ में आता है। मैं 2000 मासिक वेतन वाला एक प्रेरणादायक युवा हूँ। बतौर सुरक्षा गार्ड मैंने आखिरकार 22 वर्ष की उम्र में अपनी मेहनत से 4 मंजिला एकल आवास खरीदा। नए घर में अभी अभी रहने आया हूँ। आधी रात को मैं उत्साहित होकर सो नहीं पा रहा हूँ। अधजगी हालत में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। मैं दरवाजे के पास जाकर देखने के लिए खोला, पर वहां कोई नहीं था। जब मैं सोने का सोच रहा था, मुझे फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैं उठकर आवाज की दिशा में देखने निकला। मैंने पहली मंजिल का मुआयना किया, फिर रसोई में गया और वहां थोड़ी देर तक सुनने के बाद भी कोई आवाज नहीं सुनी। मैं विला के बाहर आया और देखा कि तीसरी मंजिल पर 2 कमरों के बीच में एक छोटी सी खिड़की है जिसमें रोशनी नहीं है। क्या मेरी इस विला में कोई छिपी हुई जगह है या एक गुप्त कमरा? घर लौटकर मैंने रास्ते भर दस्तक दी और खोज करने लगा उस गुप्त कमरे को। आखिरकार मैंने सीढ़ियों के पास एक अजीब सी जगह पाई। मैंने वॉलपेपर फाड़ा और पीछे एक कांच की खिड़की थी। मैं थोड़ा डर गया। अंदर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। मालूम होता है कि खिड़की के पीछे एक छोटी सी बेडरूम है, लेकिन मेरे लिए यह अधिक जेल खाने जैसा लगता है। एक साया दूसरी खिड़की के सामने घुटनों के बल बैठा था। हम दोनों डर के मारे तेजी से भागे और पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मेरे घर आई तो उन्होंने कहा कि वह एक और खाई है और इस व्यक्ति को यहां फंसाने वाला व्यक्ति इस घर का ठेकेदार ही था और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस आदमी ने उसकी बेटी को तंग किया था और यह घर 10 साल से अधिक समय तक खाली था, जिसे अब बेचा गया। यह कल्पना करना कठिन है कि छिपे कमरे में फंसे व्यक्ति ने किस तरह की यातना सही होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी वो आखिर आई कहां से।